सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम सभी व्याकरण से पाठ 2 वर्ण तथा लेखन व्यवस्था पढ़ेंगे। बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ध्वनि और वर्ण की। कहने में दोनों ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों सेम है, समान है दोनों में, लेकिन ऐसा नहीं होता। ध्वनि मौखिक रूप है और वर्ण लिखित रूप है। और स्पष्ट कर लेते हैं, ध्वनि और वर्ण भाषा की इकाई के दो नाम हैं। दोनों में अंतर यह है कि ध्वनि केवल बोलने और सुनने में आती है, आंख से उसका स्वरूप नहीं देखा जा सकता, किंतु वर्ण बोलने तथा सुनने के साथ लिखित रूप में देखा भी जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि जो मौखिक रूप है वह ध्वनि है और जो लिखित रूप है वह वर्ण है। वर्ण के बारे में कहा गया कि वर्ण्यते अभिव्यंजते वह लघुतमो ध्वनियेन सह वर्णः। एक बार फिर से देखिए, वर्ण्यते अभिव्यंजते व लघुतमो ध्वनियेन सह वर्णः। ध्वनि का वह लघुतम अंश जो अखंडित हो वर्ण कहलाता है। अखंडित मतलब जो खंडित ना हो, जिसके टुकड़े ना किए जा सके, वही वर्ण कहलाता है। और स्पष्ट शब्दों में आप जान सकते हैं कि वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे राम शब्द है, रा में बड़ा आ की मात्रा है और म है। र हलंत युक्त प्लस बड़ा अ प्लस म हलंत युक्त प्लस अ। अब आप देखते हैं कि इसमें 4 ध्वनियां हैं। आप 4 वर्ण भी कह सकते हो। 4 वर्ण से किस संयोग से यह राम शब्द बना था। अब इसके अब टुकड़े नहीं कर सकते हो। अभी आपने वर्ण विच्छेद राम का किया तो इसमें आपको 4 ध्वनियां मिली, 4 वर्ण आपको मिले, लेकिन अब इसका वर्ण विच्छेद नहीं कर सकते। मतलब यही सबसे छोटी इकाई है। अब यह अखंडित हो गया है। इस आधार पर आप कह सकते हो कि यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके और खंड नहीं किए जा सकते। इस वर्ण को 2 भागों में बांटा गया, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आइए उसको वर्ण का विभाजन पढ़ने से पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं। स्वर तथा व्यंजन ध्वनियां। स्वर के बारे में कहा जाता है कि स्वयं राज्यन्ते इति स्वरः। स्वयं राज्यन्ते, जो स्वयं उच्चरित हो, इति स्वरः, वही स्वर है। जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वही स्वर कहलाता है। स्वर को हम अच के नाम से भी जानते हैं। और स्पष्ट शब्दों में आप समझ सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाए वे स्वर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ओ बड़ा ओ, री, ए, आए, ओ, औ, ये सभी स्वर के अंतर्गत आते हैं। कहीं कहीं पर स्वरों की संख्या 11 मिलती है, कहीं 12 मिलती है और कहीं 13 मिलती है। लेकिन जो कंपटीशन वगैरह में पूछे जाते हैं वो स्वरों की संख्या 9 है। किस रूप में है आप क्लास में आएंगे तो उसको मैं समझा दूंगा। आइए व्यंजन को देखते हैं। व्यंजन के बारे में कहा गया कि व्यंजते वर्णांतर संयोगेन द्वितीयते ध्वनि विशेषोयेन तद्व्यंजनम। अर्थात जो वर्ण स्वयं उच्चरित न होकर स्वर की सहायता से हो, हल या व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन को हल भी कहते हैं। आप एक बार फिर से स्पष्ट कर लीजिए। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वरों एवं व्यंजनों के भेद आते हैं, देखते हैं। चूंकि स्वर को 3 भागों में बांटा गया। स्वर के 3 भेद होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर का तात्पर्य होता है अग्रसरित, मतलब जिन वर्णों का उच्चारण आगे से किया जाए वे अग्रस्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर का तात्पर्य होता है जिन वर्णों का उच्चारण
मध्य से किया जाए, अर्थात बीच से किया जाए, वे मध्य स्वर होते हैं। और पश्च स्वर का तात्पर्य होता है जिन वर्णों का उच्चारण पीछे से किया जाए वह पश्च स्वर होते हैं। लेकिन और स्पष्ट हम कर देते हैं, मध्य स्वर का तात्पर्य जिह्वा के मध्य भाग से जिन वर्णों का उच्चारण होता है वे मध्य स्वर होते हैं। इसके अंतर्गत अ आता है। अग्रस्वर, आगे जिह्वा के अग्रभाग से जिन वर्णों का उच्चारण होता है वे अग्रस्वर कहलाते हैं, जैसे ई उ ऊ। और पश्च स्वर जिनका उच्चारण जिह्वा के पीछे वाले भाग से होता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, जैसे ओ अव। व्यंजन के भेद के बारे में देखते हैं। व्यंजन के भी भेद हैं। इनके हैं जैसे अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष। इस रूप में व्यंजन के भी भेद किए गए। आइए अल्प प्राण के बारे में जानते हैं। अल्प प्राण, अल्प का अर्थ होता है कम, प्राण का अर्थ होता है आवाज या वायु। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा मुख से कम मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। एक बार फिर से जान लीजिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा मुख से कम मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ए वर्ण ए है वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। वर्ग कितने हैं? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत देखोगे तो वहां 5 वर्ग हैं, क च ट त प। इन पांचों वर्गों के क वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण, च 5 वर्ण, ट त प सब में देखोगे 5-5 वर्ण है, तो इस तरह से 25 वर्ण टोटल होते हैं। और प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो होते हैं वे अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा मुख से अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा मुख से अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ए है वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण। वही वर्ग क छ ट त प प्रत्येक वर्ग के द्वितीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं अघोष का। अघोष ध्वनि, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। वर्गों के प्रथम और द्वितीय क च ट त प यही वर्ग हैं, 5 वर्ग। इन वर्गों के प्रथम और द्वितीय तथा तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और दंत सकार ये सभी अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। सघोष ध्वनि, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष कहते हैं। ये वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण होते हैं। इसके साथ में अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और ह ये सभी सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके बाद देखते हैं स्पर्शी और संघर्षी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी का तात्पर्य है स्पर्श व्यंजन से। इनके उच्चारण में मुख वायु के किसी भाग का स्पर्श करते हुए निकलती है, जैसे का से मां तक ये सभी स्पर्शी व्यंजन हैं। स्पर्शी व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। संघर्षी व्यंजन, इनके उच्चारण में श्वास रगड़ खाकर निकलती है। रगड़ खाकर गर्म वायु प्रवाहित होती है। संघर्षी मतलब संघर्ष के द्वारा, रगड़ के द्वारा जो मुख से वायु निकलती है तो वह गर्म होती है। इसके अंतर्गत तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार, दंत सकार और ह ये सभी संघर्षी व्यंजन हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के भेद। पहला इस सूत्र आपको 8 सूत्र दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको
बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, आपको उच्चारण में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा है, इसका तात्पर्य है कि अ वर्ण दिया है, अब इस अ से अ, छोटा अ और बड़ा आ, ये दोनों आ इसके अंतर्गत समाहित है। अ का तात्पर्य छोटा बड़ा दोनों से हो गया। कु का पे उ की मात्रा लगा हुआ है, तो यह का वर्ग अपने आप में समाहित किया है। जिन जिन वर्णों के ऊपर उ की मात्रा लगा हुआ है वे सभी वर्ग को अपने अंदर समाहित किया है। जैसे अ, आ छोटा बड़ा, कु का खा गा घा अंगा और हा, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। इचु ये सानाम तालु, ई से तात्पर्य छोटी ई और बड़ी ई दोनों से है। चू का तात्पर्य चा वर्ग से है। च छ ज झ इया, इसके साथ या वर्ण और जिसको आप बड़ा सा कहते हैं वह भी इन सभी का उच्चारण स्थान तालु है। ऋटुरसाणाम मूर्धा, री हरिवर्ण, ट वर्ग ट ठ ड ढ अड़, र और श, इन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा है। लृतुलसानाम दंतः, लृ और तू से तात्पर्य ता वर्ग से है। ता था दध न, ल और सा, इन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है। उपूप मधुमनिया नामोष्ठ, छोटा उ और बड़ा उ, पु से तात्पर्य पा वर्ग से है। पापा बाभा मा, इन सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ए दे तो कंठतालु, ए दे तो कंठतालु, ए और ऐ इन दो वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है। ओ दे तो कंठोष्ठम, ओ और औ इन दो वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। वकारस्य दंतोष्ठम, वा वर्ण का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग, आइए इन तीनों की बात करते हैं। अनुनासिक क्या होता है? किसी वर्ण के ऊपर लगने वाला चंद्र बिंदु अनुनासिक कहलाता है। जैसे चांद, चा के ऊपर देख रहे हो बिंदु लगा हुआ है चंद्रमा के आकार का, इसी आकार को, इसी बिंदु को हम अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार, किसी वर्ण के ऊपर लगने वाला एक बिंदु अनुस्वार कहलाता है। जैसे अंग, आ के ऊपर देख रहे हो एक बिंदी लगा हुआ है, इसको हम अनुस्वार के नाम से जानते हैं। विसर्ग, किसी वर्ण के बगल में लगने वाला दो बिंदु विसर्ग कहलाता है। जैसे सह, सह में देख रहे हैं सा के बगल में दो बिंदु लगा हुआ है, इसको हम विसर्ग कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग में क्या अंतर है, तो आप स्पष्ट बता सकते हैं कि अनुनासिक किसी वर्ण के ऊपर लगने वाला चंद्र बिंदु अनुनासिक कहलाता है। अनुस्वार किसी वर्ण के ऊपर लगने वाला एक बिंदु अनुस्वार कहलाता है। विसर्ग किसी वर्ण के बगल में लगने वाला दो बिंदु विसर्ग कहलाता है। इन तीनों को अर्थात अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग, इन तीनों को हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। आइए वर्णमाला को एक बार देख लेते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के दो भेद किए गए, स्वर और व्यंजन। स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व से दूना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत चार वर्ण आते हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और रे। दीर्घ स्वर के अंतर्गत 7 वर्ण आते हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, औ। तो ये तो हम बात कर लिए स्वर का। व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो व्यंजन में देखते हैं कि व्यंजन के 5 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन,
चौथा आगत व्यंजन और पांचवा संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? अभी पीछे आपने स्पर्शी व्यंजन पढ़ा था, स्पर्शी, संघर्षी, लेकिन फिर भी यहाँ स्पष्ट कर देते हैं कि मुख के विभिन्न भाग हैं, जैसे कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, मूर्धा। इन सभी भागों के माध्यम से ही हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन की जो परिभाषा वो इस प्रकार है, जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। क, च, ट, त, प। क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। और प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। तो ये सभी स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान मध्य होता है, मतलब स्वर और व्यंजन के मध्य हो। आप और स्पष्ट कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के बीच किया जाता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व, ये 4 वर्ण ऐसे हैं जो अंतस्थ हैं। ऊष्म, जिन वर्णों के उच्चारण में गर्म वायु का प्रवाह होता है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार, दंत सकार और ह। ये 4 वर्ण ऐसे हैं जो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आगत वर्ण जो आए हुए वर्ण है, ये आगत का तात्पर्य होता है अन्य भाषाओं से जो वर्ण हिंदी भाषा में आए हुए हैं वे आगत वर्ण होते हैं। इसमें ज और फ ये सभी हैं। इसके अंतर्गत आगत के अंतर्गत अन्य भाषा जैसे इंग्लिश, जैसे अंग्रेजी हुआ और उर्दू हुआ, फारसी हुआ, इन सभी भाषाओं से जो आए हुए वर्ण हैं वे आगत वर्ण हैं। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्त्र, ये 4 वर्ण ऐसे हैं जो कि संयुक्त हैं। छ, क और मूर्धन्य सकार के मेल से छ बना। त्र, त और र के मेल से त्र बना। ज्ञ, ज और इया के मेल से ज्ञ बना। स्र, स मतलब तालव्य सकार और र के मेल से स्र बना है। तो बच्चों, आप सबसे पहला काम करिएगा कि इस पाठ को 2-3 बार दोहरा लीजिएगा। इसमें और कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में क्वेश्चन नंबर 2 से आप इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। पहला है ध्वनि और वर्ण में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको पीछे दिया गया होगा, आप उनकी सहायता से इसको स्पष्ट कर लीजिएगा और लिख डालिएगा। जब श्वास मुख के रास्ते से बाहर निकलती है तब कौन से 2 कार्य हो सकते हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर आंसर आप ढूंढ लीजिएगा, इसके बाद लिखिएगा। स्वर कौन सी ध्वनि है, इसको भी आप पढ़ के और समझ के लिखिएगा। व्यंजन की परिभाषा लिखिए, व्यंजन किसे कहते हैं इसको भी आप समझ लीजिएगा, इसके बाद लिखिएगा कौन सी ध्वनि को आगत ध्वनि कहा जाता है। आप इन ध्वनियों को भी लिख लीजिएगा। धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह पाठ आपकी समझ में आया होगा।